लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि लगातार तीसरे चरण में भी हमारे देश में पिछली बार से कम मतदान हुआ है। आज शाम 7 बजे तक तीसरे चरण में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर 62% वोटिंग हुई है, 62%, जो पिछली बार से लगभग 8% कम है। पिछली बार यानी 2019 में इन्हीं 93 सीटों पर 70.4% वोटिंग हुई थी। दोनों आंकड़े आपके सामने हैं। आज है 62%, 2019 में था 70%। ये आंकड़े शाम 7 बजे के हैं, इसलिए ये वोटिंग परसेंटेज अभी 3 से 4% कम से कम और बढ़ सकता है और इस हिसाब से भी तीसरे चरण में 65 से 66% के आसपास वोटिंग रहने की संभावना है। पूरे देश में सबसे ज्यादा 75.5% वोटिंग असम में, 74.45% गोवा में, 74% पश्चिम बंगाल में, 69% कर्नाटक में, 67% छत्तीसगढ़ में और 63.5% मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई है। जबकि पूरे देश में सबसे कम 55% वोटिंग महाराष्ट्र में, 56.5% बिहार में, 56.6% वोटिंग गुजरात में और 57.5% वोटिंग उत्तर प्रदेश में हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक किसी भी चरण में पिछली बार से ज्यादा मतदान नहीं हुआ है। पहले चरण में 102 सीटों पर 66.1% वोटिंग हुई थी, जो पिछली बार से 6.11% कम थी। फिर दूसरे चरण में 88 सीटों पर 66.7% वोटिंग हुई, जो पिछली बार से 5.75% कम थी। और आज भी 93 सीटों पर अंतिम आंकड़े आने तक 65 से 66% के बीच वोटिंग होने की संभावना है, जो पिछली बार से लगभग 5% कम होगी। अभी तक अगर आप देखें तीनों चरणों में वोटिंग 2019 के मुकाबले लगभग 5 से 6% कम रही है। हालांकि अगर हम इन्हीं आंकड़ों की तुलना वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से करें तो उस समय इन्हीं सीटों पर 65.1% मतदान हुआ था, जबकि इस बार भी उतना ही मतदान हो रहा है जितना 2014 में हुआ था। और इससे यह पता चलता है कि इस बार हमारे देश में लोग उसी अनुपात में वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं जितने वर्ष 2014 में बाहर निकले थे। और वर्ष 2014 में जब देश में 66.4% वोटिंग हुई थी, तब बीजेपी 282 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। जबकि वर्ष 2019 में जब 1% वोटिंग बढ़ गई 67.4% वोटिंग के साथ, तब बीजेपी ने 303 सीटें जीती और कांग्रेस ने 52 सीटें जीती। यानी 2019 में वोटिंग भी ज्यादा हुई, बीजेपी को भी ज्यादा सीटें मिली और कांग्रेस को भी ज्यादा सीटें मिली। आज तीसरे चरण की वोटिंग के साथ जब देश की 52% लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरे हो चुके हैं, तब हम आपको आज यह बताएंगे कि इस बार एनडीए 400 पार होगा या नहीं, क्योंकि अब इस फिल्म का फर्स्ट हाफ समाप्त हो चुका है। अब आपको एक अंदाजा आ जाएगा। आज हमने आपके लिए 3 स्थितियां निकाली हैं और आपको आज हम यह बताएंगे कि अगर पिछली बार से बीजेपी की 10% सीटें कम हो जाती हैं या 10% सीटें बढ़ जाती हैं या फिर पहले 3 चरणों में वो पहले जैसा ही प्रदर्शन दोहराती है बीजेपी, तो वो इस बार कितनी सीटें जीतेगी और क्या एनडीए इस बार 400 पार जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब तक के पहले 3 चरणों में भारत की 282 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से पिछली बार 163 सीटों पर बीजेपी और 37 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। अगर बीजेपी इस बार भी अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराती है तो उसे पहले 3 चरणों की 282 में से 163 सीटों पर जीत मिल सकती है, अगर सब कुछ पिछली बार जितना हो। और अगर उसे 370 सीटें जीतनी है तो फिर बीजेपी को अब बाकी के शेष 4 चरणों की 260 सीटों में से 207 सीटें जीतनी पड़ेंगी और बहुमत के लिए 260 में से 109 सीटें जीतनी होंगी। जबकि पिछली बार बीजेपी ने इन 260 में से 139 सीटें जीती थीं और तब जाकर वो 303 सीटें जीत पाई थी। इसी तरह अगर पहले 3 चरणों में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहता है और उसकी सीटें 10% बढ़ जाती हैं, तो इस हिसाब से बीजेपी को पहले 3 चरणों की 282 सीटों में से 179 सीटें मिल सकती हैं, 179, और इसके बाद 370 सीटें जीतने के लिए उसे बाकी की 260 में से 190 सीटें जीतनी पड़ेंगी।
यानी अगली 260 सीटें जो अभी अनलॉक्ड हैं उनमें से 190 सीटें जीतनी होंगी, जबकि बहुमत के लिए 260 में से उसे सिर्फ 93 सीटें जीतनी होंगी। अगर 272 का ही आंकड़ा लेना है तो अब बीजेपी को सिर्फ 93 सीटों की आवश्यकता और है। लेकिन मान लीजिए अगर वर्ष 2019 की तुलना में पहले 3 चरणों में बीजेपी की 10% सीटें कम हो गई और बाकी के 4 चरणों में भी बीजेपी की 10% सीटें ऐसे ही घट जाती हैं, तो भी वो 272 सीटें जीतकर बहुमत हासिल करने की स्थिति में आ जाएगी। पहले 3 चरणों में 10% सीटें अगर कम हो गई तो उसे 282 में से 147 सीट मिलेंगी, और अगर बाकी के शेष 4 चरणों में भी बीजेपी की ऐसे ही 10% सीटें कम होती चली गई तो उसे 260 में से 125 सीटें मिलेंगी। 260 में से 125, और अगर हम इन 147 और 125 सीटों को जोड़ लें तो यह आंकड़ा बनता है 272, जो बहुमत का वही जादुई आंकड़ा है जिससे बीजेपी तीसरी बार अपने दम पर सरकार बना सकती है। तो देखिए, ये 3 हमने आपके लिए स्थितियां देखी हैं, लेकिन इनके नंबर अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि इन तीनों स्थितियों में आप पूरा हिसाब किताब लगा लीजिए, नतीजा एक ही निकलता है, और नतीजा यह निकल रहा है कि कैसे भी, चाहे कम हो, ज्यादा हो या बराबर हो, बीजेपी शायद सरकार बनाने में अपनी कामयाब होती हुई बहुत आराम से दिखाई दे रही है। एक और बड़ी बात यह है कि अभी तक जो फर्स्ट हाफ का चुनाव है वो क्या कहता है, इसका एग्जिट विश्लेषण अगर हम आपके लिए आज करें तो अगर इस बार के लोकसभा चुनाव को आप एक फिल्म के रूप में देखें तो उस हिसाब से इस फिल्म का फर्स्ट हाफ आज समाप्त हो गया, और अब इंटरवल के बाद इस फिल्म का सेकेंड हाफ 13 मई को शुरू होगा। और ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ में पूरी फिल्म प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द घूम रही थी, वही इस फिल्म के हीरो हैं, और कोई भी गारंटी के साथ यह नहीं कह सकता कि इस फर्स्ट हाफ में कांग्रेस और विपक्षी दलों का गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रहा है। यह बात सही है, सोशल मीडिया पर तो कड़ी टक्कर दी है, यह बात सही है, यूट्यूब पर कड़ी टक्कर दी है, लेकिन पोलिंग बूथ पर कड़ी टक्कर दी है या नहीं, इसमें कुछ शक है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पहले 3 चरणों में विपक्षी दलों ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को बराबर की टक्कर दी है, उन लोगों से आज हमारा सवाल यह है कि क्या वो हमें यह बता सकते हैं कि इस बार कांग्रेस चुनावों में कितनी सीटें जीत रही है, या फिर विपक्ष का इंडिया गठबंधन चुनावों में कितनी सीटें जीत रहा है। आपके पास शायद इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में जितने भी चुनाव के विश्लेषक हैं, जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैं या आम जनता भी है, किसी ने भी अब तक इस बात का विश्लेषण किया ही नहीं है। पूरी जो चीर फाड़ हो रही है, विश्लेषण हो रहा है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है। अब तक के चुनाव में सारे विश्लेषण बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हुए हैं, जिसमें एक्सपर्ट से लेकर आम लोग, यहां तक कि विपक्षी नेता खुद भी सिर्फ यह बता रहे हैं कि बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी। बीजेपी की सीटें 370 आएंगी, 350 आ रही हैं, 303 आ रही हैं, 280 आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, पूरा कैलकुलेशन, हिसाब किताब सिर्फ बीजेपी को लेकर है। लेकिन किसी के पास इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं है कि इस बार राहुल गांधी कांग्रेस को कितनी सीटें जिता रहे हैं, या विपक्ष का इंडिया गठबंधन इन चुनावों में कितनी सीटें जीत रहा है। बीजेपी के लिए तो बहुत सारे आंकड़े बाजार में चल रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ नहीं है। हकीकत तो यह है कि पिछली बार कांग्रेस ने देश की 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से लगभग 12% यानी 52 सीटों पर उसे जीत मिली थी, 12% सीटें जीती। लेकिन इस बार कांग्रेस अपने इतिहास की सबसे कम सिर्फ 328 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और अगर वो अपने पिछले प्रदर्शन को ऐसे के ऐसे ही दोहराने में कामयाब होती है तो वो सिर्फ 40 सीटें ही इस बार जीत पाएगी, 40 सीट्स, अगर सब कुछ पहले जैसा रहे तो। इससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस बीजेपी को बराबर की टक्कर देने का दावा कर रही है, जबकि सच्चाई हकीकत में वो बीजेपी के बराबर सीटों पर चुनाव तक नहीं लड़ पा रही। बीजेपी 410 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस 328 पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए बराबरी का तो कोई सवाल ही नहीं है। तीसरी बात, इस फर्स्ट हाफ में प्रधानमंत्री मोदी का विंटेज रूप देखकर बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो वोटर हैं, जो बीजेपी के पक्के डेडिकेटेड वोटर्स हैं, ये दोनों ही बहुत खुश हैं और उत्साहित हुए हैं। तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो पहला चरण था मतदान का,
उसमें सिर्फ मोदी की गारंटी की बात की, सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन पहले चरण को खत्म होते ही उन्होंने अपना गियर शिफ्ट कर लिया। उसके बाद उन्होंने वो सारी बातें कही जो कि एक मोदी का जिससे पुराना रूप याद आता है, और ये वो रूप है जिसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। प्रधानमंत्री मोदी की जो स्वाभाविक राजनीति है और जिस राजनीति के लिए उन्हें पसंद किया जाता है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वही विंटेज रूप प्रधानमंत्री मोदी का अब तक के चुनावों में पहले चरण के बाद दिखाई दिया है। और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने परफेक्ट टाइमिंग के साथ चुनावों में एक ऐसा शॉट लगाया, यानी अपना शॉट ऐसे समय में उन्होंने बदल लिया जिसकी वजह से वापस बीजेपी इस गेम में आ गई। और ये जो शॉट है ये ऐसा उन्होंने खेला कि बॉल उनके बैट के बीचों बीच जाकर लगी है। और चौथा पॉइंट यह है कि इस बार कुछ लोग सोशल मीडिया को देखकर चुनावों में पार्टियों की हार और जीत का अनुमान लगा रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया जमीनी सच्चाई के बारे में कभी भी ठीक से बताता नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी राय इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो देखते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पर कितने व्यूज आ रहे हैं, यूट्यूब पर कितने व्यूज आ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के व्यूज और जमीन पर आने वाले वोट अलग अलग होते हैं। इसलिए बहुत सारे जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड कर रहा है, कई बार उससे प्रभावित होकर अपनी राय बना रहे हैं। और हो सकता है कि सोशल मीडिया पर जो आपको देखने और सुनने को मिल रहा है वो जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग हो।